नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी पहेली की। एक ऐसा बिल जिसे लगभग हर पार्टी का सपोर्ट था, फिर भी उस संसद में पास नहीं हो पाया। तो सवाल ये है कि महिला आरक्षण बिल आखिर फेल क्यों हुआ? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। तो चलिए चलते हैं 17 अप्रैल 2026 में। ये वो तारीख थी जो भारतीय संसद के इतिहास में दर्ज होने वाली थी। इस दिन पेश हुआ संविधान का 131वां संशोधन बिल, और इसका मकसद सिर्फ एक, महिलाओं को दशकों से दिया जा रहा आरक्षण का वादा उसे हकीकत में बदलना। अब देखिए, संविधान में कोई भी बदलाव करना आसान नहीं होता, और इस ऐतिहासिक बिल को पास कराने के लिए एक जादुई नंबर की जरूरत थी, और वो नंबर था 352, यानी सदन में मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत। यही वो नंबर था जो सब कुछ तय करने वाला था। लेकिन जब वोटिंग हुई तो नतीजा हैरान करने वाला था। बिल के पक्ष में वोट पड़े 298। अब आप सोचेंगे ये तो बहुमत है, और हाँ, ये बहुमत तो था, लेकिन उस जादुई आंकड़े 352 से पूरे 54 वोट कम थे। नतीजा, बिल फेल हो गया। तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा बिल जिसे लगभग सभी पार्टियों का समर्थन हासिल था, वो आखिरकार गिरा कैसे? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि पर्दे के पीछे असली वजह क्या थीं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जड़ तक जाना होगा। देखिए, ये बिल सिर्फ एक मुद्दे के बारे में नहीं था। इसमें दो बहुत बड़े वादे एक साथ जोड़ दिए गए थे। एक था आरक्षण और दूसरा था परिसीमन। चलिए पहले वादे की बात करते हैं। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बड़े जोर शोर से पास हुआ। कानून तो बन गया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी। शर्त ये कि यह आरक्षण लागू तभी होगा जब देश में अगली जनगणना होगी, और उसके बाद सीटों का परिसीमन होगा। मतलब कानून तो था, पर लागू होने की तारीख तय नहीं थी, एक तरह से ठंडे बस्ते में। और इसी शर्त से जुड़ा है दूसरा बड़ा मुद्दा, परिसीमन। अब ये परिसीमन क्या है? आसान भाषा में, जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से बनाना। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, भारत का जो चुनावी नक्शा है ना, वो 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, उन्हें राजनीतिक तौर पर इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। तो 2026 के बिल में सरकार ने इन दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ने का एक प्लान बनाया। प्लान कुछ ऐसा था। देरी से बचने के लिए 2011 की जनगणना का इस्तेमाल करते हैं। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 850 कर देते हैं। इसके आधार पर फटाफट परिसीमन का काम पूरा करते हैं, और नतीजा 2029 तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। सुनने में तो प्लान काफी सीधा लगता है ना? लेकिन यहीं से ये सीधा साधा दिखने वाला प्लान एक बहुत बड़े राष्ट्रीय विवाद की वजह बन गया, और इस विवाद के केंद्र में था उत्तर बनाम दक्षिण का सवाल। अब ये टेबल देखिए, ये इस पूरे विवाद की जड़ है। इसका मतलब क्या है? जिन राज्यों ने, खासकर दक्षिणी राज्यों ने, अपनी जनसंख्या को काबू में रखा, उन्हें ये डर सताने लगा कि अगर नई जनसंख्या के हिसाब से सीटें बटी तो संसद में उनका राजनीतिक दबदबा कम हो जाएगा, और ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों का दबदबा बढ़ जाएगा। ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं था, ये पावर शिफ्ट का डर था। और इस डर की गूंज संसद में भी सुनाई दी। डीएमके की सांसद कनिमोझी का ये बयान देखिए। उन्होंने इसे भारतीय संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा हमला बताया। मतलब ये सिर्फ सीटों की बात नहीं रही थी, ये राज्यों के अधिकारों और उनके बीच पावर के बैलेंस का सवाल बन गया था। तो सवाल उठता है, क्या सरकार सच में दक्षिणी राज्यों की ताकत को कम करना चाहती थी? ये एक बड़ा आरोप था। अब देखते हैं कि इस पर सरकार का क्या कहना था, और फिर संसद में क्या हुआ। और इसके बाद संसद में जो हुआ, वो सिर्फ एक बहस नहीं थी, वो एक विश्वास की लड़ाई थी। तो देखिए, संसद में दो अलग अलग तर्क थे। सरकार का कहना था, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। ये लोकतंत्र का सिद्धांत है, और उन्होंने जुबानी भरोसा दिलाया कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी ताकि दक्षिण के राज्यों का नुकसान ना हो। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि ये सब एक छलावा है, संघीय ढांचे पर हमला है। उनका सीधा सवाल था, अगर आरक्षण देना ही है तो अभी की 543 सीटों में ही क्यों नहीं दे देते? और असल मुद्दा यहीं पर था। विपक्ष के लिए सरकार का जुबानी भरोसा काफी नहीं था। उनका कहना था कि बिल लाने में बहुत जल्दबाजी की गई, किसी से सलाह नहीं ली गई, और सबसे जरूरी बात, सीटों को बचाने का जो वादा था वो बिल में कहीं लिखा हुआ नहीं था। बस यहीं से वो जो भरोसे की कमी थी वो और गहरी हो गई।
सरकार ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। गृह मंत्री अमित शाह का बयान काफी सख्त था। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब हर चुनाव में महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इस बयान ने पूरे मुद्दे को एक नई दिशा दे दी। अब ये लड़ाई महिला समर्थक बनाम महिला विरोधी की बन गई थी। तो इतनी बहस, इतने आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार जो नतीजा निकला, उसका हमारे देश के लिए मतलब क्या है? अब आगे क्या होगा? तो चलिए एक बार फिर इन नंबरों को देखते हैं। ये जो वोटिंग हुई, ये सिर्फ महिला आरक्षण पर हाँ या ना नहीं थी। ये असल में उस पूरे पैकेज पर वोटिंग थी जिसमें परिसीमन का कांटा फंसा हुआ था। चाहिए थे 352, मिले 298। वो जो 54 वोटों की कमी थी ना, वो उसी राजनीतिक अविश्वास का सीधा नतीजा थी। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, 131वां संशोधन बिल तो फेल हो चुका है। 2023 का महिला आरक्षण कागज पर तो मौजूद है, लेकिन वो कब लागू होगा कोई नहीं जानता। उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक शक्ति का सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। और इन सब के बीच संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी आज भी सिर्फ 15% के आसपास ही है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल और बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस के एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों के बीच सत्ता के नाजुक संतुलन को दांव पर लगाया जा सकता है? इसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।